Hello everyone, welcome. Today we will do the Hindi explanation of the chapter Journey to the End of the Earth. It is a chapter from the class 12th book, Vista's book. So we will do here the Hindi explanation. Our writer is Tisani Dosi here. So what Tisani Dosi says here, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go to. Bonvias मीन्स अगर हमें प्लैनेट के अर्थ के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानना है तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए, ऐसा हमसे कहती है राइटर और हमें विश करती है हैप्पी जर्नी. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Akademik Sukalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. अब इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को पाया. अब मैंने कौन है? राइटर है टिसानी डोसी. ठीक है, वो कह रही है कि उन्होंने अपने आप को पाया एक रशियन रिसर्च वेसल मीन्स यहाँ शिप है. ठीक है, शिप है, उसका नाम है अकेडमिक सुकाल्स्की. इसमें उन्होंने अपने आप को पाया इस साल के शुरुआत में. हेडिंग इस साल मतलब जब राइटर ये अपनी ये लिख रही है स्टोरी उस समय की बात है. ठीक है, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडियस्ट कॉन्टिनेंट. और जो ये शिप थी अकेडमिक सुकाल्स्की, ये जा रही थी किस तरफ? वर्ल्ड के सबसे ठंडे, सबसे ड्राइएस्ट, विंडियस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ, और वो है अंटार्कटिका. ठीक है, वहाँ की तरफ जा रही थी. माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. अब कहती है कि जो उनकी जर्नी थी अंटार्कटिका की तरफ वो स्टार्ट होती है, लोकेशन है 13.9 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, इक्वेटर होता है हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है ग्लोब का, अर्थ का, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो इक्वेटर है. उससे आप 13 डिग्री नॉर्थ की तरफ लीजिए जो कि मद्रास का लोकेशन है. यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो क्रॉस करती है 9 टाइम्स जोन को, 6 चेक पोस्ट को. 9 टाइम जोन्स मतलब डिफरेंट टाइम जोन्स अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं, तो उनको पार करते हुए, क्रॉस करते हुए जाती है. 6 चेक पॉइंट्स को जहाँ चेकिंग वगैरह सिक्योरिटी पर्पज से चेकिंग्स होती है, ऐसे चेक पॉइंट्स को पार करती है. 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर मतलब डिफरेंट सी लेवल्स को पार करते हुए, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे इकोस्फीयर्स को मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट को, जैसे कि अलग अलग एनवायरनमेंट जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स हो, अलग अलग ट्रीज़ हो, ऐसे एनवायरनमेंट्स को पार करते हुए जाती है. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. अब कहती है कि जब मैं अंटार्कटिक पहुंची, कॉन्टिनेंट में पहुंची, तो मैंने कम से कम 100 आवर्स की अपनी जर्नी को कंप्लीट कर ली थी, अपनी ट्रैवलिंग यात्रा को कंप्लीट कर ली थी. और वो मतलब पूरे उसमें थी कार की जर्नी, एरोप्लेन की और शिप की, कंप्लीट पूरा कॉम्बिनेशन मिला के 100 आवर्स को कंप्लीट कर चुकी थी. इतनी यात्रा कर चुकी थी राइटर अब तक. So my first emotion on facing Antarctica's expansion white landscape. अब जब वो अंटार्कटिका के वाइट बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ जो लैंडस्केप है उसको जब देखती है, अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन होता है जहाँ पर हमको स्काई और अर्थ मीट करता हुआ दिखता है ना, एक जगह मिलता हुआ दिखता है. हम दूर जब हम देखते हैं कि स्काई बिल्कुल नीचे धरती से मिल रहा है, तो उस जगह को हॉरिजन कहते हैं. तो जो अनइंटरप्टेड वहाँ का जो हॉरिजन था, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ उनका ज़मीन ही ज़मीन है, और उतने मतलब वो ब्लू हॉरिजन काफ़ी दूर दिखता है उनको. तो ऐसा जो जगह थी अंटार्कटिका, वहाँ पर जब वो पहुँचती है तो उनका जो फर्स्ट इमोशन होता है वो रिलीफ का होता है. रिलीफ मतलब उनको अजीब सी शांति मिलती है. ठीक है, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड विंडर. और यही इमोशन, जो रिलीफ का इमोशन है, जल्दी ही एक अलग इमोशन में बदल जाता है जो कि होता है डीप वंडर मीन्स काफ़ी हैरानी होती है उनको, बहुत ज़्यादा हैरानी होती है. अब हैरानी किस चीज़ पर होती है वो भी बताती है वो. वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर could ever have been time when India and Antarctica were part of the same landmass. अब उनको हैरानी होती है अंटार्कटिका कितना बड़ा है, इमेंसिटी पर, इस पर अंटार्कटिका के आइसोलेशन पर, बिल्कुल अकेला सा है नीचे. आप वर्ल्ड का ग्लोब देखना आपने,
वर्ल्ड का मैप देखना या ग्लोब देखना, तो उसमें आप देखोगे कि अंटार्कटिका कहाँ पर है, बिल्कुल नीचे सॉर्दर्न उसमें है नीचे, ठीक है, सॉर्दर्न हेमस्फीयर में है। तो उसकी आइसोलेशन पर कि अकेला सा है, इस पर उनको हैरानी होती है। बट मेनली बस सबसे ज़्यादा जो हैरानी होती है उनको ये होती है कि कभी अंटार्कटिका और इंडिया सेम लैंड मास के एक सेम लैंड मास के पार्ट थे, ठीक है, एक ही लैंड मास के पार्ट थे दोनों। अभी कैसे पॉसिबल था ये पता लगेगा हमें पार्ट ऑफ हिस्ट्री में, ठीक है। 650 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब आप इसको लगा लो कि 650 लाख साल पहले की बात थी, इतने साल पहले की बात है। अ जायंट अमालगेमेटेड सॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडिड एग्जिस्ट। एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, उसका नाम था गोंडवाना, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता था। अब गोंडवाना एक बहुत बड़ा लैंड मास था, उसमें सारे कॉन्टिनेंट थे, जैसे कि आजकल सारे कॉन्टिनेंट अलग है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, सारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, सारे अलग अलग है। बट उस टाइम सब एक ही लैंड मास के, एक ही धरती के भाग हुआ करते थे, काफ़ी लाख हज़ार लाख साल पहले की ये बात है, ठीक है। और सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका। और ये सब वहाँ पर होते थे जहाँ पर आजकल अंटार्कटिका आपको मिलता है। प्रेजेंट डे में अंटार्कटिका कहाँ पर है आप देख सकते हो, बिल्कुल नीचे साउदर्न उसमें हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पर ये सारे के सारे होते थे, ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस समय चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। उस समय जो है आदमी तो बिल्कुल भी इस पिक्चर में आए ही नहीं थे, मतलब आदमियों का तो, ह्यूमन्स का तो आना ही नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। उस समय का क्लाइमेट काफ़ी इस समय से गर्म था। हॉस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और उस समय जो इस क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोरा एंड फोना पाए जाते थे। फ्लोरा एंड फोना टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, तो ये होते थे उस टाइम। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव। अब 500 मिलियन ईयर्स तक जो है गोंडवाना ग्रो करता गया। थ्राइव मीन्स एयर ग्रो, तो ग्रो करता गया। बट अराउंड टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंडमास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। अब देखो, पर ऐसा हुआ कि जब डायनासोर्स लुप्त होने लगे ना, बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड आउट मतलब लुप्त, डायनासोर्स की प्रजातियाँ लुप्त होने लगी और मैमल्स जो है आने लगे, ठीक है। एट द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे। मैमल्स मीन्स स्तनधारी, जब स्तनधारी आने लगे और डायनासोर लुप्त होने लगे, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। तो वो जो एक इकट्ठा जॉइंट अमालगेमेटेड लैंड मास था उसको टूटना पड़ा कंट्रीज में, ठीक है। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो टुडे। और इस तरह का शेप ले लिया जो शेप आजकल हम जानते हैं, आजकल हम जिस तरह से देखते हैं ना वर्ल्ड को, उस तरह का शेप जो है ले लिया। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अब अगर आप आज भी अंटार्कटिका विजिट करते हो तो इसका मतलब यही है कि आप उस समय की, जो उस समय जो जैसा था ना हिस्ट्री में हमारा, तो वैसे ऐसा लगता है कि वही उसी को विज़िट करना हुआ, अंटार्कटिका को विज़िट करना, मतलब अंटार्कटिका भी वहीं पर है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। और इस चीज़ की एक झलकी भी आपको एक चीज़ देख सकते हो कि कहाँ से हम लोग आए हैं, अपनी हिस्ट्री का हमें रूट्स का हमें पता लगता है कि ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए हैं और कहाँ पॉसिबली जा सकते हैं। ये सब कुछ का पता हमें अंटार्कटिका पहुँच के ही लगता है। It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon. अब देखो, it's to understand। अब यहाँ पर जाने का मतलब यह है कि हमें इसकी सिग्निफिकेंस पता लगती है। किस चीज़ की सिग्निफिकेंस होती है? महत्वपूर्णता, या फिर किस चीज़ की खूबियाँ, क्वालिटी। तो हमें इसकी महत्वपूर्णता पता लगती है किसकी? कॉर्डिलियन फोल्ड्स की। कॉर्डिलियन फोल्ड्स है माउंटेन्स के फोल्ड्स, ठीक है। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड्स, जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड आपको पता लग जाएगा, आप गूगल सर्च करते, उससे भी पहले का जो ग्रेनाइट शिल्ड्स थी, मतलब जो पत्थर थे, रॉक्स थे, उसके बारे में पता लगता है, उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। कॉर्डिलियन फोल्ड्स की जो चेन ऑफ माउंटेन्स है उनकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। ओजोन और कार्बन जो है इसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता लगता है। एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, एवोल्यूशन होता है किसी चीज़ का जन्म होना, एक्सटेंशन ख़त्म होना, ठीक है। तो किस तरह से चीज़ें
चीज़ें आती है, किस तरह से लुप्त हो जाती है, ख़त्म होती है, ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस का हमें पता लगता है सिर्फ अंटार्कटिका पहुँचकर। When you think about all that can happen in million years, it can get pretty mind boggling। मतलब आप सोच सकते हो कि मिलियन ईयर्स में, बहुत बहुत हज़ारों सालों में, लाखों सालों में जो भी चीज़ होती है, ये सब चीज़ें सोच पाना मतलब बहुत ही अपने आप में माइंड बॉगलिंग है, बहुत अजीब है, मतलब ठीक है, हैरान करने वाला है। इमेजिन, अब हमें इमेजिन करने के लिए कह रही है कि कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जर्मिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय। अब हमें बोलती है कि कल्पना करो कि किस तरह से इंडिया जो है नॉर्थवर्ड की तरफ पुश कर रहा है, मतलब नॉर्थवर्ड, पहले तो साउथ हेमिस्फीयर में थे ना सभी के सब, फिर नॉर्थवर्ड्स की तरफ, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया से टकराता है, जैम होता है टकराना, ठीक है, एशिया से टकराता है, और टू बकल इट्स क्रस्ट, और उस जब वो टकराता है तो उसका एक क्रस्ट सा, एक मतलब सिर पे एक फोल्ड सा आ जाता है, और वही हिमालय फॉर्म, उसी से हिमालय बनता है। हिमालय मतलब हिमालय पर्वत, ठीक है, उसी से हिमालय पर्वत बनता है। तो ये कल्पना करने के लिए बोल रही राइटर हमसे, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और किस तरह से जो साउथ अमेरिका है वो ड्रिफ्टिंग ऑफ, ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, ठीक है, उससे मिलते जा रहा है। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करंट। अब ये कहती है कि जो साउथ अमेरिका है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है, और नीचे जो जहाँ पर वो था वो जगह तो खाली बच जा रही है, उसको हम ड्रैग पैसेज कहते हैं, ठीक है, जो खाली नीचे जगह बचती जा रही है, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका था वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर जो खाली जगह बच रही है वो ड्रैग पैसेज है, वहाँ पर वो जगह खाली होती जा रही है, ड्रैग पैसेज बनाती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ पर कोल्ड सरकम पोलर करंट जो है, ठंडी ठंडी हवाएं बहती है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिसआइसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ वर्ल्ड। और इस सब चीज़ों से क्या हो रहा है, जो अंटार्कटिका है वो ठंडी, और भी ज़्यादा ठंडी होती जा रही है, फ्रिजिड होती जा रही है, डिसोलेट, और मतलब बिल्कुल अलग सी, अलग थलग सी, अकेली सी हो गई है, और अर्थ के, वर्ल्ड के बॉटम में बिल्कुल नीचे दिखती है हमें, ठीक है। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for a circulatory but metabolic functions, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, ठीक है। अब कहती है कि जिस तरह से मैं हूँ जो कि एक साउथ इंडियन हूँ और सन को वर्शिप करती हूँ, इस तरह के पर्सन के लिए 2 हफ्ते गुजारना कहाँ पर, जहाँ प्लेस, इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ अर्थ, 90% मतलब 90% अर्थ का जो आइस है ना वो वहीं पर स्टोर हुआ है, वहीं इकट्ठा हुआ है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में। इस चिलिंग प्रोस्पेक्ट्स, काफ़ी डराने वाला एक चीज़ है ये, वहाँ पर दो हफ्ते निकाल पाना इतनी ठंडे इलाके पे, जहाँ पर 90% ऑफ द जो अर्थ का आइस है वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, वहाँ पर दिखता है आपको। तो ये काफ़ी एक अपने आप में डरावने वाला, थकाने वाला एक इंसिडेंट है, और ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली, इमेजिनरी ऑल्सो, ठीक है। It's like the walking into a giant ping pong ball, devoid of any human markers, no trees, no billboards, buildings. You lost all certainty, all earthly sense of perspective and time here. तो कहती है राइटर कि ये तो एक ऐसा है जैसे कि पिंग पोंग बॉल में चलने के तरह है, जहाँ पर जो कि कोई आपको ह्यूमन मार्कर, मतलब इंसान के निशान आपको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देंगे, कि जैसे इंसानियत की जो इंसान है बोल के कोई निशान आपको वहाँ पर मिलेंगे नहीं, ना कोई ट्रीज़ मिलेंगे आपको वहाँ पर, कहाँ पर, अंटार्कटिका में, ना कोई बिलबोर्ड्स मतलब एंटरटेनमेंट बोर्ड्स है, और ना ही कोई बिल्डिंग दिखेगी आपको। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी आपको एक लगता है ना कि हम अर्थ में हैं, जहाँ पर ह्यूमन्स है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है, ऐसा कुछ भी आपको वहाँ पर कोई भी अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, और जो विजुअल स्केल्स हैं मतलब आपको जो दिखता है वहाँ पर वो मतलब बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े तक, माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइटी तक आपको दिख सकती है चीज़ें। मिजिस एंड माइट्स, कीड़े मकोड़े से लेकर टू ब्लू व्हेल तक, ठीक है। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज़, और आइसबर्ग तो मतलब बर्फ़ का टुकड़ा तो इतना बड़ा हो सकता है वहाँ पर जितना कि एक कंट्री होता है ना, एक देश के बराबर बड़ा, इतना बड़ा आइस का टुकड़ा होता है अंटार्कटिका में। और
लास्ट द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, और लास्ट जो बर्फ़ का टुकड़ा रिकॉर्ड किया गया था वो तो बेल्जियम जो देश है ना उसके बराबर इतना बड़ा था। तो डेज गो on and on in surreal 24 hours austral summer light and ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet। तो मतलब दिन तो वहाँ पर दिन ही दिन होते हैं, 24 आवर्स दिन ही ऑस्ट्रेलियल मतलब सॉर्दर्न समर लाइट उसमें पड़ती रहती है, मतलब इतना बर्फ़ होता है ना वहाँ पर कि वहाँ लगता है कि दिन ही दिन है, 24 आवर्स डे लगता है। ऑबिक्यूटिस साइलेंस, और चारों तरफ सिर्फ साइलेंस, चुप मतलब शांति होती है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल, और सिर्फ ये शांति तभी भंग होती है जब एवलांचो मीन्स आइस का टुकड़ा जो टूटता है ना, बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ की शीट टूटती है, या फिर कैल्विंग आइस शीट, ये भी मतलब बर्फ़ का टुकड़ा टूटना, इससे ही वहाँ की शांति भंग होती है। जब बर्फ़ टूट के गिरती है तभी आवाज़ आती है, अदरवाइज़ वहाँ बिल्कुल अनइंटरप्टेड साइलेंस होता है। कॉन्सक्रेटेड द प्लेस, और इसी ये चीज़ जो है उस प्लेस को इतना ज़्यादा होली प्लेस बनाता है, मतलब एक सेक्रेट प्लेस बनाता है। इट्स an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history। मतलब आपको एक तरह से यहाँ पर जाना एक तरह से आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री में पहुँचा देता है आपको एक तरह से, ठीक है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, मतलब ह्यूमंस के लिए प्रोग्नोसिस मतलब पहले से ही कोई आपने पहले से ही आपने सोच लेना किसी बारे में, कल्पना करना, ये ठीक नहीं होता, क्योंकि एक कल्पनाशील दुनिया में आप पहुंच जाते हो कि ऐसा भी हुआ था, ठीक है। तो ये ठीक नहीं होता ह्यूमंस के लिए। Human impact, human civilization have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। Human civilization have been around for a पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, मतलब जो सभ्यता है, ह्यूमन सभ्यता है, ठीक है, मानव सभ्यता है, वो तो सिर्फ मेरली, पाल्ट्री मतलब यहाँ मेरली है, सिर्फ 12,000 साल से शुरू हुई है। बियरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक, अगर जियोलॉजिकल क्लॉक में देखा जाए तो वो तो सिर्फ कुछ सेकंड के बराबर है, मतलब बिल्कुल कम समय हुआ है। जब यहाँ लाखों करोड़ों साल की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, तो अभी तो ह्यूमन्स को आए तो सिर्फ 12,000 साल हुए हैं, ठीक है। तो काफ़ी शॉर्ट पीरियड है ये। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रकस। अब कहते हैं कि इस छोटे से समय में 12,000 साल पहले ह्यूमंस आए, और इतने छोटे समय में जो है ह्यूमंस ने तो मतलब पूरी तरह से रकस कर लिया है, रकस मीन्स हंगामा कर लिया है, इचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद विलेज, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़। और हमने तो एक तरह से अपना मतलब जो है इतना हंगामा कर दिया और अपना डोमिनेंस जो है एक तरह से बता दिया है किस पर, अपना डोमिनेंस बता दिया है नेचर पर, ठीक है। टू क्रिएट अकास ईचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेज, क्या करके डोमिनेंस कैसे क्रिएट किया है हमने, अपने गांव बनाकर, शहर बनाकर, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ बनाकर एक तरह से मतलब हंगामा कर दिया है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो इतना ज़्यादा जो इंक्रीज़ हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में, बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से बढ़ रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इससे क्या हो रहा है कि हम रिसोर्सेज के लिए, जो हमारी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो इसके लिए अदर स्पेसीज, दूसरे जो स्पेसीज है, दूसरी जो नस्ल है, उनके साथ तो एक तरह से हमें लड़ाई के उस पर छोड़ दिया है, ठीक है। लड़ते रहो और अपने अपने उसके लिए फाइट करते रहो, तो यही है। and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और जो ये हम लोग विदाउट स्टॉपिंग, अनमिटिगेटेड का मतलब यहाँ विदाउट स्टॉपिंग जो हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इससे तो एक कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, ब्लैंकेट सी बन गई है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। अब ये जो हम लोग इतना फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एक ब्लैंकेट सी बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की वर्ल्ड के ऊपर, और इससे कभी ना कभी तो मतलब जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फॉर श्योर है ये। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। हमारे टाइम का तो आजकल वो राइटर बोलती है कि जो एनवायरमेंटल डिबेट्स होते हैं ना, ठीक है, वाद विवाद, तो उसका तो सबसे जो बड़ा टॉपिक है, हॉटेस्ट टॉपिक है, वो तो क्लाइमेट चेंज ही है। कितना ज़्यादा तेज़ी से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। विल द वेस्ट
अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। अब टॉपिक के ये सारे हमारे टॉपिक्स के हेडिंग्स हो सकते हैं कि क्या कभी जो वेस्ट अंटार्कटिक की जो शीट है वो कभी पूरी तरह से पिघल जाएगी, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्प्टेड, क्या जो गल्फ स्ट्रीम है, जो गल्फ स्ट्रीम एक हॉट वाटर कैरी करने वाली स्ट्रीम है, तो ये कभी डिस्टर्प्ट हो जाएगी, मतलब बाधित हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या ये पूरी दुनिया का मतलब एंड का समय है? शायद आप कहते हैं कि मे बी मे नॉट बी, मतलब शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इधर अवे एक मतलब हो सकता है। अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, तो कुछ भी कहो आप, अंटार्कटिका तो एक डिबेट का, एक टॉपिक का एक पार्ट है ही है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली द प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं आई अंटार्कटिका में, ये सिर्फ कारण नहीं है। एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रेस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब यहाँ पर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन अंटार्कटिका में कभी भी नहीं हुई है, कोई भी जीव जंतु ह्यूमंस नहीं आए, और इस वजह से जो है ये काफ़ी प्रेस्टीन, काफ़ी होली और काफ़ी सेक्रेट मानी जाती है अंटार्कटिका। बट यही रीज़न नहीं है, बट फॉर मोर प्रोमिनेंटली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या है? बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। अंटार्कटिका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो आइस कोर्स है ना, इसकी जो बर्फ़ की परतें हैं, उसमें 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन, काफ़ी जो है लाख साल पुरानी कार्बन रिकॉर्ड्स जो है इसके आइस के लेयर्स में ट्रैप्ड है, ठीक है, मतलब छुपी हुई है इसमें, तो मतलब कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं इसमें, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ अ प्लेस। और अगर हमें अर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लेनेट के बारे में कुछ भी स्टडी करना है, कुछ भी परीक्षण करना है, तो हमें अंटार्कटिका ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस कारण से अंटार्कटिका इतना इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, the program I was working with on the Sukalski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for for our planets. तो स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम का नाम है, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है आई वॉज वर्किंग भी, जिसमें मैं काम कर रही हूँ ऑन सुकाल्स्की, इस सुकाल्स्की शिप है, इसमें जो काम कर रही है ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का नाम है। एम्स टू डू, इसका क्या एम है इस प्रोग्राम का, स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम का जो एम है, जो उद्देश्य है, वो है टू डू एग्जैक्टली दिस बाय, यही करना है, जो ये करना है कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाना है कहाँ पर, वर्ल्ड के एंड में, कहाँ, अंटार्कटिका में, एंड प्रोवाइडिंग दैम, और उनको प्रोवाइड करना विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एक मतलब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, अवसर उनको देना है, विच हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, जिससे कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, एक उद्देश्य मिल सके, एक अवसर मिल सके हमारे जो प्लानट है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए अपने प्लानट के बारे में और अपने प्लानट के बारे में रिस्पेक्ट करने के लिए एक अवसर मिलता है उनको थ्रू दिस प्रोग्राम, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। इट्स बीन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और ये कार्य अब 6 सालों से हो रहा है, जो ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है, ठीक है, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और जो इसके नेतृत्व करते हैं, इसको हेड करते हैं, इसके जो हेड ऑफ है वो है जियोफ ग्रीन, ठीक है, कैनेडियन है जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्स रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। अब कहती है कि और वो जो कैनेडियन जियोफ ग्रीन है ना, इसके हेड, इस प्रोग्राम के हेड है, तो वो काफ़ी मतलब थक चुके हैं किस चीज़ से,
सेलिब्रिटीज़ और रिटायर्ड पर्सन को ले जाकर, मतलब कार्ट मतलब होता है उठाना, ठीक है, उनको उठाकर ले जाकर कहाँ पर, सेलिब्रिटीज़ और रिटायर्ड रिच जो होते हैं ना, उनको ले जाकर उठाकर ले जाकर कहाँ पर, अंटार्कटिका ले जाकर थक चुके हैं और सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये है राइटर का, क्योंकि जो ये लोग होते हैं ना सेलिब्रिटीज़ और रिटायर्ड, ये मतलब जाके तो आते हैं अंटार्कटिका, बट बदले में कुछ भी नहीं मिलता है इनसे, कुछ भी ये समझते नहीं है, ठीक है। तो गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, कम ही मिलता है इनसे, बैक तो कम ही करते हैं ये, कुछ भी वापस नहीं करते हैं, क्योंकि ये एज्ड पर्सन है सभी के सब। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस he offers the future generation of policy maker a life changing experience at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act. बट जो ये स्टूडेंट्स ऑन आइस में जो ये हाई स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, ये एक तरह से जो है पॉलिसी मेकर है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के ये एक तरह से पॉलिसी मेकर है, मतलब हमारे जो फ्यूचर है उसको बनाने वाले हैं ये। और जो ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एज, और इस एज में जो है वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए, सीखने के लिए, और सबसे बड़ी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस चीज़ को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि राइटर का कि जो ये प्रोग्राम है, इसमें जो एक कैनेडियन जी ऑफ ग्रीन थे, ये अगर सेलिब्रिटीज़ और रिटायर्ड पर्सन को ले जाते हैं तो वो तो कुछ भी मतलब उतना समझते नहीं, जितना कि एक बच्चा है जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है उसमें ज़्यादा एंथुसियाज्म होगा, वो चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेगा, जहाँ उसमें सीखने की ज़्यादा क्षमता होगी, और वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो फिर बाद में एक्ट भी करता है, मतलब वो कार्य करता भी है सीख के आके, ठीक है। तो ये the reason of the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the south pole and not be affected by it. अब ये है इस जो ये प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये इतना सक्सेसफुल होने के पीछे कारण ये है कि कोई, ये तो इम्पॉसिबल है कि साउथ पोल आपको पता है ना, एक तो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है, दो पोल्स होते हैं हमारे अर्थ के, ऊपर और नीचे आपने देखना है। तो जो साउथ पोल में नीचे जाकर जो अंटार्कटिका जहाँ पर है वहाँ साउथ पोल, ठीक है, वहाँ पर जाके आए कोई और उससे अफेक्ट ना हो, साउथ पोल में विजिट करके आए और अफेक्ट ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर जा रहा है तो उससे ज़रूर अफेक्टेड होगा। तो इसी कारण से ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है। इट्स ईजी टू प्लेस about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. अब कहती है राइटर कि इट इज़ ईजी, ये बहुत आसान है टू बी ब्लेस अबाउट, ब्लेस मतलब अनकंसर्न रहना, अछूते रहना, मतलब बिल्कुल अनभिज्ञ रहना, ठीक है, अनकंसर्न रहना। तो अपने कंफर्ट जोन में अपने रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लोकेशन होता है, ठीक है, अपने लोकेशन पे जहाँ पर अपने कंफर्ट जोन में आप बैठे हो वहाँ बैठकर आइस मेल्टिंग हो रही है, मतलब जो जिस तरह से ये बर्फ़ टूट रहे हैं, ठीक है, इसको देखकर इससे अनकंसर्न रहना बिल्कुल इजी है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी, जब आप जाकर देखते हो ना, विजिबल करते हो, देखते हो आप उसको जाके, सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, किस तरह से जो ग्लेशियर्स है वो टूट रहे हैं, आइस शेल्स कोलैप्सिंग, किस तरह से आइस के जो शेल्स है वो बिखर रहे हैं, यू बिगेन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तो आप उस समय महसूस करते हो कि जो ये थ्रेट है ना ग्लोबल वार्मिंग का, ये बिल्कुल सही है और मतलब ये बिल्कुल सच है, ठीक है, वहाँ जाके ही आपको पता लगता है। अदरवाइज जब अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन में बैठे हो तो आप तो बिल्कुल अनकंसर्न रहते हो उन चीज़ों से। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes is in the environment can have big repercussions. ठीक है, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ सिंपल इकोसिस्टम, यहाँ का जो इकोसिस्टम है ना, जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सिंपल सा है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की जो कमी है, मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जीव जंतुओं का होना, अलग अलग भांत के जीवों का होना, बायोडाइवर्सिटी वो होता है, तो उसकी कमी है यहाँ पर बिल्कुल एक तरह की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो
वही मिलते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो इस चीज़ की कमी की वजह से इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, ये बिल्कुल सही जगह है स्टडी करने के लिए। हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरकेशन, कि अगर आप ये स्टडी करने के लिए बिल्कुल सही जगह है कि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो ना एनवायरनमेंट में तो इसके क्या बड़े बड़े कॉन्सिक्यूसेस निकलते हो। रिपरकेशंस मतलब कॉन्सिक्यूशंस, परिणाम, क्या परिणाम निकलते छोटे सी छोटी चेंजेस के भी जो कि आप एनवायरनमेंट में कर रहे होते हो। तो ये पता करने का बिल्कुल सही जगह है अंटार्कटिका। Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain. अब take the microscopic, take मतलब यहाँ पर है एग्जाम्पल लेने से, कि हमको एक एग्जाम्पल लेना है किसका, छोटा सा माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है छोटा, बिल्कुल छोटा, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन इज़ अ ग्रास, एक ग्रास है, घास है जो कि सी में होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे घास है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक घास है जो कि सी में होते हैं। और दोज ग्रासेस ऑफ सी दैट नरिश मतलब ये पोषित करते हैं किसको, पूरे सॉदर्न ओशन फूड चेन को। सॉदर्न ओशन जो नीचे की तरफ जो ओशन है, सॉदर्न ओशन देखना अपने ग्लोब में, तो उसको पूरा सस्टेन करते हैं, नरिश करते हैं, बना के रखते हैं। और कौन, माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, बिल्कुल छोटे छोटे घास है। इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, समझना इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पैरा। दीज सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट wondrous and most important process called photosynthesis, ठीक है। तो these single cell plants, और ये जो प्लांट्स होते हैं ना फाइटोप्लैंक्टन, ये एक सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सन की एनर्जी को लेते हैं और एब्जॉर्व करते हैं सन की एनर्जी से, कार्बन को वहाँ से सन की एनर्जी की सहायता से कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं और बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक फूड्स बनाते हैं। सिंथेसिस मतलब बनाना होता है, मेक करना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिससे कि हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो करते हैं ये, मतलब सन की एनर्जी की हेल्प से कार्बन को, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको एब्जॉर्व करके, और क्या करते हैं ये ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये काम करते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन। साइंटिस्ट वार्न दैट फर्दर डिप्लीकेशन इन ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब साइंटिस्ट ने ये पहले ही वार्न कर दिया, चेतावनी दे दी है कि अगर थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन हुई, थोड़ी सी भी कमी हुई ओजोन लेयर में, तो ये अफेक्ट कर देगा किसको, जो एक्टिविटी होती है फाइटोप्लैंक्टन की, जो ये खाना बनाने का कार्य करते हैं, पूरे सस्टेन करते हैं फूड चेन को सॉदर्न सी लेवल में, इसको बिल्कुल इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ द मरीन एनिमल्स, बर्ड्स ऑफ द रीजन। और फिर अगर वो फूड चेन को प्रॉब्लम आएगी, अफेक्ट करेगा फाइटोप्लैंक्टन को, तो उससे क्या होगा, जो मैमल्स हैं, जो मैरीन एनिमल्स है, सॉरी वाटर एनिमल्स है, और जो उस जगह पर रहने वाले जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी तो अफेक्ट होगा ना, उनका भोजन भी तो वो तो वही भोजन खा रहे हैं, तो वो भी अफेक्ट होंगे, उनके जीवन को प्रभाव पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ये साइकिल है, कार्बन साइकिल है, इस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो एक छोटे से पौधे से देखो, फाइटोप्लैंक्टन के पौधे से आपका किस तरह से पूरा का पूरा फूड चेन ख़राब होगा, और उस तरह से बर्ड्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, कार्बन, सबको जो है अफेक्ट करेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि छोटी सी चीज़ से पूरा वो ख़राब हो जाएगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैरेबल होता है स्टोरी, तो जो ये अपनी स्टोरी अभी सुनी है फाइटोप्लैंक्टन की, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर एग्जिस्टेंस, इसमें एक जो है काफ़ी बड़ा मैसेज छुपा है जीने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी ग्रेट मैसेज छुपा हुआ है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो देखो, आप छोटी सी चीज़ का ध्यान रखोगे, अपने एनवायरनमेंट को ठीक रखोगे, तो फिर उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ओजोन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओजोन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो फाइटोप्लैंक्टन का जो वर्क है, एक्टिविटीज़ है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो ठीक रहेंगे तो सारा का सारा आपका फिर एनिमल्स, बर्ड्स और सभी की कुछ चीज़ जो है ठीक रहेगी। तो इससे हमें ये स्टोरी से सीखने को मिलता है कि इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, मतलब बिल्कुल सही हो जाएगी अपने आप ही। अब नेक्स्ट है वॉक ऑन द ओशन, इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट।
My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ. अब बोलती है राइटर कि मेरा जो एक्सपीरियंस था एंटार्क्टिक का वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिस से भरा हुआ था, अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ था. एपिफेनिस का मतलब अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ से और एक्सपीरियंस से भरा हुआ था. बट द बेस्ट ऑकर्ड, पर सबसे ज़्यादा अच्छा जो इनके साथ हुआ, हैपन हुआ, वो हुआ तभी जब ये 65 डिग्री साउथ में, ये लोकेशन है, अगेन लोकेशन दिया है, वहाँ पर थी एंटार्क्टिक सर्कल की, ठीक है. वहाँ पर क्या होता है इनके साथ, द सोकाल्स्की हैड मैनेज टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. अब सुकाल्स्की जो होती है वो टकरा जाती है जाके, वेज हो जाती, टकरा जाती है जाके किससे, एक पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड होते हैं, उन दोनों के बीच में थिक वाइट स्ट्रेच मतलब आइस बिटवीन, जो एक काफ़ी बड़ा आइस का टुकड़ा होता है, उससे जाके टकरा जाती है, ठीक है. विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर. अब वो जो आइस का टुकड़ा होता है इन दोनों आइलैंड के बीच में, पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में जो वाइट बर्फ़ का टुकड़ा है, उससे जाके टकरा जाती है और वो उनको आगे फर्दर जाने से, मूव करने से रोक रहा होता है. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक फोर्थ. अब जो कैप्टन ने डिसाइड किया, जो शिप का कैप्टन था उसने डिसाइड किया कि हम जो इसको शिप को अब टर्न कर लेंगे, पीछे मोड़ेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है. बट बिफोर वी डिड, पर इससे पहले कि हम वैसा कर सकते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन. तो फिर हमारे को क्या किया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया, बताया गया कि हमको गैंग प्लैंक की सहायता से, एक फट्टे की सहायता से, एक लकड़ी के उसके वुडन यूसेस की सहायता से नीचे उतरना है और ओशन में वॉक करना है, ठीक है. ओशन मतलब समुंदर में वॉक करना है. अब समुंदर में वॉक करना तो पॉसिबल नहीं है. सो देयर वर, बट कैसे हैपन होता है देखते हैं. सो देयर वी वर all 52 of us knitted out in Gore-Tex and glares. सो बोलता है इसीलिए हम सब वहाँ पर थे. कहाँ पर, ओशन में थे, सारे के सारे 52 जितने भी हम थे शिप में, सब के सब हम समुंदर के ऊपर थे. knitted out मतलब अपना सब कुछ लेकर, और हमने पहने हुए थे Gore-Tex जो वियर्स कपड़े पहने हुए थे, और ग्लेयर्स अपने हाथ में लाइट्स वगैरह लेकर, सब कुछ लेकर जो है हम उतर चुके थे ओशन में. वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, और मतलब हम चल रहे थे बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा वाइटनेस होती है ना, उसके ऊपर चल रहे थे. वाइटनेस सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, मतलब ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ, मतलब आगे तक वही फैला हुआ है वाइटनेस. अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे नीचे, पैरों के नीचे, अंडरनीथ होता है नीचे, फीट मतलब पैरों के नीचे जो है मीटर थिक आइस पिक, 180 मीटर की मोटी जो है आइस थी, मतलब आइस प्लेट थी. तो ये ओशन के ऊपर जो है आइस की प्लेटिंग जमी हुई थी, बर्फ़ जमी हुई थी, उसके ऊपर चल रहे थे. एंड अंडरनीथ दैट, और उसके भी नीचे जो आइस की कवरिंग थी 180 मीटर्स की, उसके भी नीचे क्या था, लिविंग ब्रीथिंग एंड सॉल्ट वाटर. 180 मीटर्स ऑफ लिविंग मतलब 180 मीटर्स की तक नीचे तक क्या थी, सॉल्ट वाटर थी, खारा पानी, और उसमें लिविंग क्रिएचर्स थे, मतलब एनिमल्स थे, सी एनिमल्स थे, तो उनके ऊपर ये चल रहे थे. इन द पेरिफेरी क्रिएबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन द आइस फ्लोर्स मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बैनियान ट्रीज. अब वहाँ पर फेरी होता है किनारे, ठीक है. इसी के किनारे पे क्या था, क्रिएबिटर सील्स, तो एक तरह की सील्स है, इनकी पिक्चर आप इसमें बुक में देख सकते हैं. तो ये क्रिएबिटर सील्स थी, ये अपने आप को मतलब स्ट्रेचिंग कर रही थी, बाहर धूप सेक रही थी निकल के, ऑन आइस फ्लोर्स, आइस के ऊपर बैठ के. मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बैनियान ट्रीज, जिस तरह से हमारे गांव में जो कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रे डॉग्स, गली के कुत्ते जो होते हैं, वो किस तरह से बैनियान ट्री के नीचे धूप से छाए में बैठे होते हैं, ठीक है. उसी तरह से यहाँ पर ये लोग धूप सेक रहे थे. यहाँ पर ठंड है तो यहाँ धूप सेक रहे थे. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. और ये सारी चीज़ें एक तरह से मेरे को कनेक्टिंग लग रही थी, जैसे कि कंपेयर एंड कनेक्ट कर रही थी कौन, राइटर, हर चीज़ को. तो 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of balance in play.
ऑन आवर प्लैनेट। तो 9 टाइम जोन्स को पार करने के बाद 6 चेक पॉइंट्स को और 3 वाटर बॉडीज़ को और ऐसे ही बहुत सारे इकोस्फीयर को पार करने के बाद अभी भी मैं हैरान थी कि किस तरह से ये जो हमारा प्लेनेट है इसमें ब्यूटी एंड का जो है बैलेंस किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी। अब राइटर कहती है कि क्या होगा, हाउ इट वुड बी, कैसा होगा अगर अंटार्कटिका फिर से वही गर्म जगह बन जाए, गर्म वार्म प्लेस बन जाए जैसे कि कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या फिर हम इसे देखने के लिए इसके पास आएंगे। वुड वी हैव गॉन द वेज ऑफ डायनासोर्स, या फिर हम भी डायनासोर्स की तरह लुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। मैमथ एंड वुल्थी राइनोस, जिस तरह से ये डायनासोर्स, मैमथ्स, वुली राइनोस ये सारे लुप्त हो गए ना, उसी तरह से क्या पता हम भी फिर अगर अंटार्कटिका इतना गर्म हो जाए तो क्या पता हम भी लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, हुज टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर, पर बोलती है, राइटर कहती है कि कुछ टीनेजर्स के साथ, जो ये बच्चे हैं स्कूल के बच्चे, इनके साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनके पास अभी भी एक सोच है, आइडियलिज्म होता है एक तरह की सोच, एक तरह का मतलब, ठीक है, उसके साथ अभी भी जो जिनके पास एक सोच है अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए, आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन मिलियंस ईयर्स, तो मैं कह सकती हूँ कि लाखों सालों में आगे कुछ भी हो सकता है। बट व्हाट अ डिफरेंस डे मेक्स, पर एक दिन क्या डिफरेंस लाता है, ये क्वेश्चन करती है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, एक दिन क्या डिफरेंस लाता है, मतलब काफ़ी सालों में तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि लेखिका जो है इन तरह से, एक तरह से टीनेजर्स जो एंथुसियाज्म से बड़े हैं और भरे हैं और उनके बीच में एक आइडियलिज्म, एक सोच है कुछ ना कुछ करने की, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा कहती है, और कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। तो इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।